तो देखिए, पांचवें चरण को लेकर मतदान लगातार जारी है। जो मतदाता है वो बेहद उत्साहित है और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए पांचवें चरण के लिए मतदान हो रहा है। कुल 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। तो देश भर में सुबह 9 बजे तक 10.28% मतदान हुआ है। बिहार की बात कर ले, बिहार में 8.86% यहां पर वोटिंग हुई है। जम्मू कश्मीर की बात कर ले, जहां जम्मू में 7.63% मतदान हुआ है। झारखंड को लेकर के भी बता दें, जहां 11.68% वोट हुआ है। तो देखिए, लद्दाख में 10.51% मतदान हुआ। महाराष्ट्र में 6.33 का ये आंकड़ा पहुंचा है। ओडिशा की बात कर लेते हैं, जहां पर वोट प्रतिशत 6.87% का रहा है। उत्तर प्रदेश को लेकर के हम लगातार आपको बता ही रहे हैं, जहां 12.89% वोटिंग हुई है। बंगाल में फिलहाल जो आंकड़ा है वो 15.35% का पहुंचा हुआ है। तो देखिए, आम हो या खास हो, सभी अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लगातार जो दिग्गज चेहरे हैं वो भी कहीं ना कहीं वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तमाम जो नेता है, तमाम जो दिग्गज चेहरे हैं, और खास तौर पर बात कर ली अलग अलग जो क्षेत्र हैं वहां से आते हुए चेहरे, चाहे हम बात बॉलीवुड की कर ले या उद्योगपतियों को लेकर के कर ले, जहां तमाम जो चेहरे हैं, लोकप्रिय चेहरे भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र भी आपको नजर आ रहे होंगे। उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। उनकी बेटी भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंची। साथ ही साथ हेमा मालिनी को भी आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, जो कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंची हुई थी। तो देखिए, आम हो या खास हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, हर एक व्यक्ति अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहा है। By evening, 100% sure. As voting are concerned, people are not turning up in large numbers. What are your expectations as far as voter turnout are concerned? We are very much concerned about that. So we have done the maximum publicity for people to come and vote, and all over India, everywhere. All the celebrities have already also requested. I'm sure अच्छा टर्नओवर होगा इधर, हो रहा है, काफी लोग आए हैं। अरे काही जेवढं काही समजून घ्या ना, ते पण सांगतात ना तुम्हाला. अरे तिकडे चला ना, आहे ना दादा, तिकडे आहे ना. अर्जेंट है हेमा जी, आज मतदान हो रहा है, क्या अपील करेंगे अधिक से अधिक संख्या में? अधिक से अधिक लोग आए, इसके लिए हम लोग जल्दी आए, ताकि आप लोगों के जरिए ये जो पब्लिसिटी होगी कि हम लोग मतदान करने आए। हम भी आए थे, धर्म जी भी आए, यशा आई है, हमारे परिवार के सब लोग आए हैं। एक एक जन को हमने रिक्वेस्ट किया, प्लस ऑल द हमारे जो हेल्पर हैं घर में भी, उनको भी बोला है कि आप लोगों को जाके वोट देना है। इतना तक हम लोग कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपका जो देखकर जो इंस्पायर हो गए, कि जो घर में बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, खाना वाना खा रहे हैं, बाहर निकल के आके अपनी वोट देना आएंगे। भी उम्मीदवार हैं और आप वहाँ से चुनाव प्रचार करके अब यहाँ पर आई हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको महाराष्ट्र की जनता से, मुंबई की जनता से? महाराष्ट्र की जनता काफी समझदार है और उनको मालूम है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है ये वोटिंग करना, ये मतदान, जो इतना मतदान है, ये दान के लिए हम लोग आप लोगों से आकर मांगते हैं। ये दान बराबर दें और सही लोगों को देना चाहिए, यही हमारा रिक्वेस्ट है। प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी, 400 पार का सपना, सब लोग 400 पार का सपना, 400 पार का सपना जो है डेफिनेटली पार होगा, क्योंकि इतना सब कुछ मोदी जी ने किया पूरा देश के लिए, देश के लोगों के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए, तो क्यों नहीं। लोग प्रभावित है मोदी जी से, और मोदी जी भी खुद पर्सनली कितना मेहनत भी वो भी कर रहे हैं ना। ऐसे कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं देखा जो इलेक्शन के टाइम पे इतना
वर्कआउट कर रहे हैं। ईशा जी आप भी मतदान करना है, पहले तो आप आम जनता से क्या अपील करेंगे? चलिए यही कहूंगी सबसे कि जरूर हमारा हक है, बाहर आइए, वोट कीजिए, क्योंकि अगर आप वोट नहीं करते हो और बाद में कहते हो कि सही नहीं हुआ या सही हुआ, तो ये आप पर है। एक एक वोट मायने रखता है और आपका हक है, तो जरूर आज का दिन निकल के आके वोट कीजिए। विकसित भारत का सपना प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखाया, आपको लग रहा है कि ये समय है सारे सपने में सारे लोग शामिल? जी, उन्होंने जितना किया है हमें सबको दिख रहा है, वो बहुत कुछ कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं। और उन सबको मालूम है कि अच्छा कैसे बनना है, कैसे अच्छे भारतीय बनना है। अगर भारत को ऊंचा ले जाना है वो भी जानते हैं और मुझे यकीन है वो अच्छे भारतीय हैं। विकास के मुद्दों को लेकर के कहीं ना कहीं अब विकास में मैंने अब तो विकास का मुझे मालूम नहीं क्योंकि इस डिपार्टमेंट में से बहुत दूर हूँ। एक्टिंग के बारे में पूछ लो, कॉमेडी भी कर लेता हूँ, सब कर लेता हूँ। हमारे साथ सहयोगी पंकज मिश्रा संवाददाता जो कि मुंबई से जुड़ रहे हैं, आलोक पांडे रायबरेली से जुड़ रहे हैं, इसके अलावा उमाकांत लखेड़ा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, धीरेन्द्र पुंडेर वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मुंबई का रुख कर लेते हैं। आज तो सितारे उमड़ रहे हैं बूथ पर। जाहिर तौर पर यह कहा जा सकता है कि मुंबई में आज लाइन में लगकर सितारे अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। पंकज, बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मुंबई के जुहू जमनाबाई नरसी इंटरनेशनल स्कूल के बाहर ही मौजूद हूं और तमाम सेलिब्रिटीज जो हम इस वक्त दिखा रहे थे, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, ईशा देवल, ये तमाम लोग यहां पर पहुंचे थे। परेश रावल यहां पर पहुंचे थे। कुछ देर बाद अमिताभ बच्चन यहां पर वोट डालने पहुंचेंगे। इसके अलावा ऋतिक रोशन का परिवार यहां पर पहुंचेगा। तो कहीं ना कहीं आज जो सितारे अब तक हम बड़े पर्दे पर जिन्हें देखते थे, जो आमतौर पर हमें दिखाई नहीं देते, वो आज आम लोगों के बीच जाकर यहां पर मतदान करने पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं मैसेज जो लगातार ये सेलिब्रिटीज कह रहे हैं कि मैसेज देने की कोशिश है कि सवेरे सवेरे अगर ये आ सकते हैं तो बाकी लोग जो घर पर बैठे हैं वो क्यों नहीं आ सकते। तो लगातार हर एक जगह पे जहां जहां पर जो सेलिब्रिटीज पहुंच रहे हैं वो लगातार लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि आप भी घर से बाहर निकलिए और अपने मत अधिकार का सही उपयोग करिए। आप बता दें कि इस बार महाराष्ट्र में जो मुकाबला है वो भी काफी दिलचस्प होने वाला है। महाराष्ट्र के 13 लोकसभा सीटों पर आज लोग वोट डाल रहे हैं और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है मुंबई, ठाणे और पालघर। ये वो इलाके हैं जिसे कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे का गढ़ माना जाता है और यहां पर जो मुकाबला है वो टक्कर का है और पहली बार अपने ही गढ़ में, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, वो एक दूसरे के सामने हैं, उनके प्रत्याशी जो है एक दूसरे के सामने खड़े हैं। तो काफी दिलचस्प मुकाबला है और मुंबई में सवेरे से ही अच्छी खासी जो भीड़ है वो वोट डालने के लिए, मत डालने के लिए पहुंच रही है। खास तौर पर हम देख रहे हैं कि जो बुजुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, वो पहुंच रहे हैं। कई ऐसे लोगों को हमने देखा जो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ और इमरजेंसी वैन में बैठकर यहां पर वोट डालने पहुंचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज है कि अगर बुजुर्ग, दिव्यांग और ऐसे लोग जो शरीर से लाचार हैं, अगर वो मत डालने पहुंच रहे हैं तो बाकी लोगों को भी अपने घर से बाहर निकलना चाहिए। मुंबई पुलिस की कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त जो है वो मुंबई के तमाम पोलिंग बूथ पर दिखाई देती है और फिलहाल जो मतदान हो रहे हैं उनको लेकर आपको बता दूं कि अब तक करीब जो है वो 9:30 बजे तक के जो आंकड़े आए थे उसके अनुसार करीब 7 से 8% जो है मतदान हो चुके हैं। अभी 11 बजे के जो आंकड़े आते हैं वो देखना होगा कि अब तक जो कुल मतदान है वो कितना हुआ है। जी, जाहिर तौर पर यह देखना होगा कि आंकड़े क्या कुछ निकलकर सामने आते हैं। हालांकि अब धीरेन्द्र सर के पास, उमाकांत सर के पास चले, उससे पहले रायबरेली पर भी जान लेते हैं कि क्या कुछ स्थिति, क्योंकि देखिए गर्मी भी बहुत है, मौसम भी साथ नहीं दे रहा और वोटर्स भी नहीं आ पा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर रायबरेली हॉट सीट है, गर्मी के बीच इस हॉट सीट का हाल बताइए आलोक। राहुल, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जिस तरीके से रायबरेली की स्थिति है, सुबह बहुत अच्छी हुई थी, शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी और 9 के आसपास का जो हमारा मतदान प्रतिशत था लगभग 13% के आसपास था। लेकिन अब थोड़ा धीमा पड़ रहा है क्योंकि बाहर बहुत तेज धूप हो चुकी है और अच्छा खासा पारा बढ़ रहा है। जिस पारे की आप बात कर रहे हैं, सियासी पारा वैसे भी रायबरेली में पिछले कुछ
दिनों में बेहद तेज था, क्योंकि राहुल गांधी यहाँ के प्रत्याशी हैं, गांधी परिवार, और जहां पर सोनिया गांधी हमेशा से सांसद बन करके लोकसभा पहुंचती रही हैं, इस बार राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी बात है कि सारे स्टार प्रचारक रायबरेली आए थे, चाहे बीजेपी की बात करते हैं अमित शाह से लेके जेपी नड्डा, और सभी लोगों ने यहां पे रोड शो किया। दूसरी तरफ अगर हम गांधी परिवार की बात करते हैं, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और साथ में अखिलेश यादव भी उनकी मदद करने के लिए पहुंचे थे। तो कुल मिलाकर के रायबरेली सीट न सिर्फ हॉट सीट है, वीवीआईपी है, बल्कि देश भर की वो गिनी चुनी सीटों में आता है जहां पे सबकी निगाह 4 जून को भी रहेगी कि आखिर यहां पे जनता ने क्या रुझान दिखाया था, क्या परिणाम दिखाया था। राहुल, दूसरी बात है कि हम अगर थोड़ा आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे तो जिस तरीके से यहां पर थोड़ी बहुत जो भीड़ थी वो शुरू में तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब आपको भीड़ थोड़ी नजर आती दिखेगी, लोग वोट डाल करके जा रहे हैं। ठीक है आलोक, सामने अगर आप कुछ देख ज्यादातर पर ये 5वें चरण का रण है। उमाकांत सर, किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि अवध का इलाका कई सीटें और दूसरी ओर बुंदेलखंड का इलाका। जी जी देखिए ये जो उत्तर प्रदेश में आज जो 5वें राउंड का जो इलेक्शन हो रहा है, ये बहुत ही विविधतापूर्ण है। मेरे हिसाब से इतना विविधतापूर्ण चुनाव पिछले 4 चरणों में नहीं हुआ। जातियों के हिसाब से देखें तो तमाम जातियां जो उत्तर प्रदेश में हैं, जिसमें जो पिछड़ी जातियां हैं, दलित जातियां हैं, अपर कास्ट हैं, जैसे ब्राह्मण ठाकुर हैं, ओबीसी जातियां हैं, तो इन चाहे हम जालौन बुंदेलखंड की बात करें, चाहे हम लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, प्रतिष्ठा के हिसाब से ये जितने चारों पांचों सीटें हैं, चाहे वो केसरगंज हो, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे रायबरेली हो, चाहे अमेठी हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सीटें हैं हर लिहाज से 5th फेज का जो चुनाव है वो बहुत रोमांचक है, बहुत मजेदार चुनाव है। सबकी निगाहें लगी हुई है इस चुनाव में, और महत्वपूर्ण ये भी है कि प्रतिष्ठा सबसे ज्यादा दौरे अगर वीआईपी दौरे हुए हैं तो रायबरेली, अमेठी और लखनऊ और आसपास की सीटें हुई हैं। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि जो मध्य प्रदेश से लगा हुआ है हमीरपुर, जालौन का जो बेल्ट है बहुत पिछड़ा है। यहाँ दलितों की, माइनॉरिटीज की भी बड़ी कई सीट, जितनी सीटें हैं जहां जहां आज इलेक्शंस हैं वहां माइनॉरिटी जो मुस्लिम वोट्स हैं वो भी बहुत निर्णायक भूमिका में है। तो इसीलिए मैंने कहा कि बहुत विविधताओं से भरा ये चुनाव है, और ये पिछले 4 फेजेज में इतनी विविधताएं देखने को शायद ही मिली हैं। रायबरेली में जहां सोनिया गांधी ने 2019 का चुनाव 4 बार लगातार जीता और इस बार राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आमतौर पर तो माना जा रहा है कि एक चुनाव मात्र औपचारिकता है, लेकिन चुनाव तो चुनाव है। चुनाव की दृष्टि से भी कांग्रेस देख रही है, इसलिए कांग्रेस ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। सोनिया गांधी वहां नामांकन दाखिल करने से लेकर के चुनाव प्रचार करने से लेकर के वहां के मतदाताओं से भावुक अपील करने से लेकर के उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और अमेठी जहां किशोरीलाल शर्मा खड़े हुए हैं, जो नेहरू गांधी परिवार के बहुत मजबूत जिसको कहते हैं फेथफुल सदस्य हैं, और वो चुनाव मैदान में है, वहां भी सारे देश की और सारी दुनिया की निगाहें लगी हुई है, क्योंकि मोदी मंत्रिमंडल की सबसे चर्चित वाकई सबकी निगाहें लगी हुई हैं, सब नजर गड़ाए बैठे हुए हैं। धीरेन्द्र सर, किस तरीके से विश्लेषण आप करते हैं, क्योंकि मोदी लहर में ये सीट, अमेठी वाली सीट तो जीत नहीं पाई थी बीजेपी, 19 में सीट जीत जाती है। कहा जा रहा है कि गांधी परिवार से कोई लड़ेगा, लेकिन नहीं, उनके करीबी लड़ रहे हैं। रायबरेली सीट की लगातार बात की जा रही है, जो आंकड़े कहते हैं कि वोट परसेंटेज कांग्रेस का घटा है, और आखिरी दौर में सोनिया खुद उतरी और अपने बेटे को सौंप दी रायबरेली वासियों को। तो जाहिर तौर पर आज वोटिंग हो रही है, तो आपका आकलन क्या है, विश्लेषण क्या है, किस तरीके से इन दोनों सीट को देख रहे हैं? और भी सीटें हैं, हालांकि 14 सीटों पर मतदान हो रहा है यूपी के। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है ये पूरा फेज। उमाकांत सर बहुत सही से उसको बता रहे थे कि विविधतापूर्ण है, लेकिन हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि डाटा जो है पिछले 2 इलेक्शंस के बड़े इंटरेस्टिंग डाटा है, जिसमें ये कहते हैं इनमें से कई सीटें ऐसी हैं जिसमें बीजेपी ऑलरेडी 50% शेयर को पार कर चुकी है, अगर वोटिंग परसेंटेज हम लोग देखते हैं टोटल पोल का। लेकिन जो चुनाव में कई सीटें ऐसी हैं, कई लोकसभा सीटें ऐसी हैं जो 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो उसमें एसपी ने काफी बढ़त ली, उस
पार्लियामेंट्री सीट पर काफी चेंज हुआ जो 2019 से उलट है। 2019 से उलट 2022 के विधानसभा चुनाव में एसपी ने कई पार्लियामेंट्री क्षेत्रों में वोटिंग परसेंटेज में भी बढ़त ली है और सीटें भी जीती हैं जो विधानसभा की सीटें हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प है। लेकिन जिन 2 सीटों पर आप शुरुआती बात कर रहे हैं उनमें लगता है कि कांग्रेस को इतनी ताकत के साथ लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ इन्हीं सीटों पर और इसी चुनाव में दिखाई देती है। विधानसभा चुनाव में भी वो नहीं दिखाई देती। अगर आप अमेठी की सीट को देख लें तो अमेठी सीट में विधानसभा का अगर ताकत है वो लगातार छिज रही है। लोकसभा हो या विधानसभा हो, अमेठी विधानसभा में बीजेपी को 41% वोट शेयर है जो 2022 का चुनाव है। 2017 में उसके पास 35% शेयर था, यानी बढ़ा है। उससे पहले 2012 में वो महज 12% वोट शेयर के साथ थी। इसके उलट अगर आप कांग्रेस का ग्राफ समझने की कोशिश करें, क्योंकि 2019 से 2024 के चुनाव के बीच का समय जो कहता है वही रिजल्ट की तरफ जाता हुआ दिखता है। 2019 में 12 में कांग्रेस 29.7 यानी लगभग 30% वोट शेयर के साथ अमेठी में थी, लेकिन वो 24 होती है 17 में और आखिर में 2022 के चुनाव में 14.3% पर सिमट जाती है। ये उसका लोकसभा का प्रदर्शन भी यही बताता है कि वो 2009 में 71.8% वोट के साथ राहुल गांधी संसद में पहुंचे थे, वो 46% पर पहुंचते हैं 2014 में और 44% पर आकर टिक जाते हैं 2019 में। तो अमेठी की सीट का कोई ऐसा ग्राफ नहीं दिख रहा है कि वो बहुत जबरदस्त कोई चेंज वहां होते हुए दिखा हो। वहां चेंज हुआ है तो समाजवादी पार्टी ने पिछली बार 2 सीटें वहां 22 में जो है 2 सीटें जीती हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगता है डाटा है कि सपा ने जो है 35%, अगर विधानसभा उसको देखते हैं तो उसने 35% वोट हासिल किया हुआ है जो समाजवादी पार्टी है। तो मुझे लगता है कि ये सीट बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें इतना आसान जो लोग कह रहे हैं, हालांकि स्मृति ईरानी ने काफी मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। किशोरी लाल शर्मा फिर वही कांग्रेस की ताकत के साथ आए, लेकिन वहां अब कांग्रेस की ताकत नहीं है। लोकसभा में भी वो ताकत नहीं है, क्योंकि आप ये गौर करेंगे जैसे ही परिवार का कोई आदमी आता है तो वोटिंग पैटर्न अलग तरीके से बिहेव करता है, और जब कोई परिवार का आदमी वहां नहीं होता है तो उससे अलग जाएगा। रायबरेली जरूर दिलचस्प सीट है जहां राहुल गांधी मुझे लगता है कि बहुत ताकत के साथ है, और कांग्रेस इस समय इन्हीं 2 सीटों पर लड़ भी रही है। कांग्रेस की तमाम लीडरशिप, तमाम उनके संगठन, आनुषंगिक संगठन, तमाम लोग सिर्फ इस तरह से हैं क्योंकि रायबरेली से सीट हारना और जीतना दोनों ही बड़े मुझे लगता है कांग्रेस के लिए बड़ा दिलचस्प होगा कि वो कौन सी सीट छोड़ेंगे, क्योंकि जहां से वो छोड़ेंगे वहां से जीतेगा कौन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, चाहे वो वायनाड हो चाहे वो रायबरेली हो। लेकिन इस वक्त रायबरेली की बात है तो रायबरेली में भी ये अंतर घट रहा है। अगर आप लगातार 2009 से देखते हैं तो ये जीत का अंतर लगातार कम होता जा रहा है। हालांकि 1,63,000 से पिछली बार भी दिनेश सिंह हारे थे, और दिनेश सिंह चूंकि अभी भी जो कांग्रेस बीजेपी के तमाम राज्य विधानसभा के उम्मीदवार हैं उनको इकट्ठा नहीं कर पा रहे। सिर्फ अदिति सिंह बीजेपी से जीती थी और वो चुनाव प्रचार में नहीं दिख रही हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे लगता है ये चुनाव का फेज है। और ये जो सीटें हैं, चाहे वो कौशाम्बी हो, कौशाम्बी बहुत इंटरेस्टिंग सीट है। अगर आप इस बार गौर करते हैं, कौशाम्बी में बीजेपी से कहीं आगे 2022 के चुनाव में एसपी थी, से चाहे वो कोई सी का आप कॉन्स्टिट्यूंसी उठा सकते हैं, सिराथू उठा लें, चाहे कोई सी भी कॉन्स्टिट्यूंसी उठाएं, वहां वो बहुत अच्छे से आगे थी। 39%, मतलब अगर आप उनका लोकसभा का देखते हैं तो 39% उनके पास वोट शेयर था। लेकिन बीजेपी यही 2022 में 22.7 पर सिमट जाती है। अगर हम उसके हिसाब से पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी देखें तो बहुत दिलचस्प फेज है, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये भी देखना होगा जो पिछली बार के चुनाव में दिखा है कि जब मोदी के नाम पर वोट पड़ता है तो वो बिहेव उससे उलट करता है जो विधानसभा के मुद्दों पर होता है। तो इस बार फिर देखना होगा, क्योंकि इस बार बहुत इस तरह की कोई जो लोग हैं, जो राजनीतिक समीक्षक हैं, वो यही कह रहे हैं कि बहुत कोई इस तरह की लहर नहीं दिख रही है, और वोटिंग परसेंटेज अगर कम जाता है तो वो कंफ्यूज भी करता है, चाहे वो प्रेक्षक हो, चाहे वो मतदाता हो, चाहे वो नेता हो। जी राव, लेकिन 4 फेज तो हमने देखा, कुछ ज्यादा वोटर्स तो उभरे नहीं या मतदान स्थल तक पहुंचे नहीं। तो ये 5वां फेज क्या तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, क्योंकि 4 जून का जो नतीजा होगा वो सबके सामने होगा, लेकिन हर बार यही कोशिश होती है कि इस बार हो सकता है कि कुछ बेहतर हो जाए, कुछ बेहतर हो जाए। धीरेन्द्र सर।
देखिए, मुझे लगता है कि अभी अगर हम लोग फोर्थ फेज को देखें तो फोर्थ फेज में चुनाव परसेंटेज का जो फाइनल डाटा है वो बताता है कि ऊपर गया है, थोड़ा ही गया है लेकिन ऊपर गया है। उससे पहले फेज में जरूर कम हो रहा था, लेकिन सेकंड और फर्स्ट फेज में शायद ज्यादा कम हुआ। अगर हम उस परसेंटेज को देखते हैं लगभग 3 पॉइंट समथिंग हुआ और तीसरे में कम था। लेकिन अगर हम उसको देखें कि ये जो डिफरेंस है ये किस को नुकसान पहुंचाएगा, ये कह पाना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो पहला फेज है सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज बढ़ा तो सहारनपुर पे, जहां विपक्ष के पास वो सीट थी, बसपा के पास सीट थी, और जो सबसे कम हुआ वो बीजेपी के पास सीट थी और वो भी उपचुनाव में जीती गई सीट थी जो रामपुर की सीट थी। तो इधर अगर आप देखते हैं तो मथुरा में सबसे कम हुआ था और अमरोहा जो विपक्ष के पास थी वहां सबसे ज्यादा सीट हुआ था। तो ये ट्रेंड जो है इससे एसेस करना बहुत ही मुझे लगता है फिसलन पर खड़े होने जैसा काम है। और हर बार चूंकि हम लोग अब जो बातें कहते हैं वो हमेशा रहती हैं, तो इसीलिए हर बात का कोई वजन उतना ही रखना होता। मुझे लगता है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा और कम से कम सिखाने वाला चुनाव होगा तमाम लोगों को कैसे देखा जाए। दोनों पार्टियां अपने दावे कर रही हैं, लेकिन अभी भी अगर डाटा शो करते हैं तो डाटा ये इस बात की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा उलटफेर कम से कम उत्तर प्रदेश की इन 80 सीटों पर दिख रहा हो। धन्यवाद उमाकांत सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धीरेन्द्र सर आपका भी, आलोक आपका भी जानकारी देने के लिए। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से 5वें चरण का रण जारी है, गोंडा से लेकर बुंदेलखंड तक, रायबरेली, अमेठी या फिर अयोध्या की बात की जाए, हर एक तस्वीर न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है। रुकते कुछ पलों के लिए।